जी देखिए, आज तीसरी क्लास है। राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पढ़ेंगे हम लोग। बिहार का नए आपराधिक कानून क्या है? नए आपराधिक कानून जो है उसके बारे में हम जानेंगे, है ना। तो संसद द्वारा वर्ष 2023 में पारित 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया था। पहला क्या था कि भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, इसके द्वारा 1860 के भारतीय दंड संहिता का प्रतिस्थापित की गई। दंड के रूप में सामुदायिक सेवा की शुरुआत की गई। राजद्रोह का कानून समाप्त कर दिया गया तथा भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरा पहुंचाने वाले कृत्यों के लिए नए अपराध को इस कानून के अंतर्गत शामिल किया गया। नवीनतम प्रावधान क्या था कि किसी भी पुलिस स्टेशन में, चाहे उसका क्षेत्राधिकार हो या ना हो, जीरो फेयर के प्रावधान है। दूसरा है कि पुलिस शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण और सभी संघनन अपराधों के लिए अपराध स्थलों की अनिवार्य वीडियोग्राफी। तीसरा है कि कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से घटनाओं की रिपोर्ट कर सकता है। इसके लिए उसे पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं है। चौथा था कि आपराधिक मामलों में निर्णय सुनवाई पूरी होने के 45 दिन के भीतर आना चाहिए। पांचवा था कि विवाह का झूठा वादा या नाबालिगों से सामूहिक या बलात्कार और भीड़ द्वारा हत्या के विरुद्ध प्रावधान। छठा था कि बलात्कार पीड़ित महिला का बयान उसके अभिभावक या रिश्तेदार की उपस्थिति में महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा दर्ज किया जाएगा। सातवां था कि नाबालिग से सामूहिक बलात्कार के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास। आठवां था कि देशद्रोह की जगत, अलगाव और देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के खिलाफ काम करना शब्द का उपयोग किया गया। इस तरह से हम देखते हैं आगे। ये 1 मिनट। अरे हाँ, 18 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के साथ यौन संबंध बलात्कार माना गया, चाहे उनकी अनुमति हो या ना हो। ठीक है। दूसरा था कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 में, इसके द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 करप्श को प्रतिस्थापित किया गया और आजीवन कारावास मृत्युदंड के मामले में छोड़कर किसी अपराध के लिए अधिकतम सजा की आधी अवधि तक हिरासत में रखे गए अभिभावकों को बाढ़ पर रिहा किया जाना आवश्यक है। तीसरा था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसके द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को प्रतिस्थापित किया गया। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को कागजी दस्तावेज के समान कानूनी दर्जा दिया गया। केरलम, जैसे कि केरलम मुद्दा है, उसके बारे में पढ़ते हैं कि केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के लिए संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव पारित किया। केरल का उल्लेख करने वाला सबसे प्राचीन अभिलेख सम्राट अशोक का द्वितीय शिलालेख है, जो कि 257 ईसा पूर्व का है। केरल राज्य 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था, मतलब कि 1 नवंबर 1956 को बना था। भारत में किसी राज्य का नाम बदलने का प्रक्रिया किसे जानते हैं? पहला प्रारंभ में क्या करेंगे? संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा शुरू किया जा सकता है। दूसरा है कि संसदीय अनुमोदन संविधान के अनुच्छेद 3 और 4 के तहत आवश्यक है। तीसरा कि विधेयक का परिचय राष्ट्रपति का अनुशंसा पर संसद में प्रस्तुत किया जाता है। चौथा है कि राज्य विधानसभा के विचार, मतलब राष्ट्रपति विधेयक को संबंधित राज्य विधानसभा को उनके विचार जानने के लिए भेजते हैं और राज्य विधानसभा के विचार राष्ट्रपति या संसद पर बाध्यकारी नहीं है। पांचवा है कि संसद विचार या विमर्श, निर्धारित समय के बाद बिल को संसद में भेजा जाता है और साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। राष्ट्रपति की मंजूरी, छठा है राष्ट्रपति को मंजूरी देना। मंजूरी के लिए राष्ट्रपति का पास भेजा जाता है और एक बार मंजूरी मिलने के बाद बिल कानून बन जाता है और राज्य का नाम आधिकारिक तौर पर बदला जाता है। इस तरह से है। अब पढ़ेंगे आपातकाल का 50वां वर्ष क्या है, जो 25 जून 1975 को तत्कालीन सरकार द्वारा देश में राष्ट्रीय आपातकालीन घोषित कर दिया गया था। इस वर्ष भारत के देश के आपातकालीन लगाए जाने के 50 वर्ष प्रवेश कर गया। ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है। यदि भारत या देश की किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरा हो
1975 में सरकार ने आपातकाल की घोषणा करने के लिए आंतरिक अशांति शब्द का इस्तेमाल किया था। उस समय कौन थे? इंदिरा गांधी जी थे हमारे। कौन थे? तो इंदिरा गांधी जी थे। वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में आंतरिक से अशांति के इस दौर आधार पर सशस्त्र विद्रोह द्वारा स्थापित कर दिया गया। आपातकाल लागू होते ही अनुच्छेद 358 राज्य के अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार द्वारा अधिरोपित सभी सीमाओं से मुक्त कर देता है। अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को आपातकाल के दौरान अपने अधिकारों के प्रावधानों के लिए लोगों को अदालत जाने के अधिकार, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी जितनी भी हैं को निलंबित करने का अधिकार देता है। अब आते हैं संसदीय समितियां। संदर्भ है कि हाल ही में लोकसभा में लोक लेखा समिति पीएससी और प्रकलन समिति सीए के गठन के लिए प्रस्ताव पेश किया गया था। संसदीय समिति दो प्रकार के होते हैं। तदर्थ समिति इन समितियों की नियुक्ति विशिष्ट उद्देश्य के लिए की जाती है तथा उन्हें सौंपा गया कार्य पूरा हो जाने पर समितियां समाप्त की जाती है। महत्वपूर्ण समितियां क्या है? लोक लेखा समिति और प्रकलन समिति, दोनों को हम पढ़ लेते हैं। देखिए, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, हम और बड़ा करते हैं। इसकी स्थापना पहली बार 1921 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बाद की गई थी और इसमें अधिकतम 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य। हम पढ़ देते हैं, हमको याद भी है इसलिए हमको पढ़ने में दिख रहा है। दिख भी नहीं रहा फिर भी हम पढ़ जाते हैं क्योंकि ये मुझे याद है कि लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। कुल मिलाकर कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं। इसका कार्य भारत सरकार के राजस्व और व्यय का लेखा परीक्षण करना है। ठीक है, लोक लेखा समिति का काम क्या है वो हम देख दिए, कितना सदस्य होता है वो भी देखें। अब प्रकलन समिति देख लेते हैं। ठीक है, कि प्रकलन समिति का इसका गठन जो हुआ था पहली बार 1950 में किया गया था और इसमें लोकसभा में 30 सदस्य होते हैं। देखिए, इसका स्थापना 1921 में हुआ था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बाद की गई थी। और इसमें जो है गठन पहली बार 1950 में किया गया था और इसमें लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं। और इसमें लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं प्रकलन लोक लेखा समिति में? तो 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। और इसमें प्रकलन समिति में सिर्फ लोकसभा से ही 30 सदस्य होते हैं। इसका कार्य प्रशासन में दक्षता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियाँ का सुझाव देना है। यह जांच करता है कि प्रकलन में निहित नीति की सीमाओं के भीतर धन का उचित ढंग से प्रावधान किया गया है। उचित ढंग से प्रावधान करना मतलब कितना धन जो है आवंटन सही ढंग के रूप में लगाया गया है या नहीं लगाया गया है, ज़्यादा है कि कम है, इस तरह से जांच करना होता है। ठीक है, प्रकलन समिति का काम ही होता है। अब देखिए, अस्थायी समितियाँ पढ़ते हैं कि ये अस्थायी और नियमित समितियां हैं जो कि समय समय पर गठित की जाती है, जैसे वित्त संबंधी समितियां, विभाग संबंधी अस्थायी समितियां और अधीनस्थ विधान संबंधी समितियां। ये समितियां कार्यपालिका पर निगरानी रखने वाले संस्था के रूप में कार्य करती है, राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बनाने के लिए मंच प्रदान करती है तथा विधेयक की जांच सहायता करती है। डिजिटल इंडिया पहल क्या है? कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया पहल के सफलतापूर्वक 9 वर्ष पूर्ण होने की सराहना की है। डिजिटल इंडिया पहल वर्ष 1915 में भारत के डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने की दृष्टिकोण के साथ शुरू की गई थी और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत देश में स्टार्टअप उद्योग को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस कार्यक्रम का संयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY द्वारा किया जाता है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रालय और विभाग अपने अपने क्षेत्र में भागीदार होते हैं। इस कार्य का उद्देश्य डिजिटल संरचना का निर्माण करना, जैसे कि मुख्य उपयोगिता के रूप में हाई स्पीड इंटरनेट, सुरक्षित साइबर स्पेस, मांग आधारित अभिशासन और सेवाओं को बढ़ावा देना और सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता, सार्वभौमिक रूप से सुलभ डिजिटल संसाधनों आदि के माध्यम से नागरिकों को डिजिटल सशक्तिकरण बनाना। देखिए, डिजिटल इंडिया का 9 स्तंभ कौन कौन था? देखिए, अभी बोला ना पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा डिजिटल इंडिया चलाया गया था। देखिए, 9 वर्ष भी पूरा हो गया। देखिए कौन कौन है, तो देखिए ब्रॉडबैंड राजमार्ग, वाईफाई जिसको कहते हैं, है ना, वाईफाई, इसके ई गवर्नमेंट प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार के में सुधार ही है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण लक्ष्य
शुद्ध शून्य आयात, फिर है फ़ोन तक सार्वभौमिक पहुंच, फिर ई क्रांति सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, देख रहे हैं, फिर IT फॉर जॉब्स, देख रहे हैं, सब बड़ा कर देते हैं, एक बार देख लीजिएगा। फिर है सार्वजनिक इंटरनेट, सार्वजनिक इंटरनेट, फिर एक्सेस प्रोग्राम्स सभी के लिए, और ये है सूचना प्रारंभिक फसल कार्यक्रम। इसी तरह से है ये, इसी तरह से रहा है 9 स्तंभ डिजिटल इंडिया पहल, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा डिजिटल इंडिया पहल सफलतापूर्वक 9 वर्ष पूर्ण होने की सराहना दिए हैं। तो यही है 9 डिजिटल इंडिया 9 स्तंभ जो है ना, यही है, देख लिए। अब देखते हैं दूसरे पेज पे आ जाते हैं हम। अर्थव्यवस्था का पार्ट क्या है जो पढ़ लेते हैं। करंट अफेयर्स देखिए बहुत अच्छा दिया है। करंट अफेयर्स में पहले राज्य व्यवस्था पढ़ें, अब अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था हमारा क्या है, क्या इसमें है या नहीं है। जो अर्थव्यवस्था आर्थिक समीक्षा 2023-24 का सारांश, ठीक है, 2023-24 का सारांश है जो हम पढ़ते हैं। देखिए समरी ऑफ इकोनॉमिक सर्विस पढ़ लेते हैं। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में संसद में आर्थिक समीक्षा 2023-24 पेश किया। यह अध्यायवार तरीके से इसका सारांश दिया गया है। अध्याय पहला है कि अर्थव्यवस्था का स्थिति निरंतर आगे बढ़ते हुए वर्तमान भू राजनीतिक जोखिम और अनिश्चितताओं के बावजूद वैश्विक अर्थव्यवस्था 2023 में आर्थिक स्थिरता हासिल करेगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2023 में 3.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि यह 2022 और 2011-2019 के औसत में थोड़ी कम है, लेकिन अनुमानित 2.8% से बेहतर है। वैश्विक आर्थिक वृद्धि उम्मीद से बेहतर रही है। 2022-2023 देखिए अप्रैल 24 तक के है। देखिए डेटा ये तरह से देखिए 2011 से लेके 2019 ये क्या क्या कैसे है जो देख लीजिए, एक बार देख लीजिए। ये रेड वाला जो है ना 2022 का दिखा रहा है, और ये ब्लू वाला है जो 2023 का दिखा रहा है, ठीक है। ये विश्व आउटपुट है, ये विकसित अर्थव्यवस्था आउटपुट है, और उभरते भारत और विकासशील अर्थव्यवस्था आउटपुट है ना, इस तरह से दिखा है। देख लिए एक बार, हम नीचे पढ़ लेते हैं, एक बार आप इसका सही से समझ लीजिएगा, देख लिए। हाँ, हम आगे देख लेते हैं। बाएं भू राजनीतिक स्थल उथल पुथल और संरक्षणवाद की बढ़ती चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2023 से वित्त वर्ष 2024 तक मजबूत गति बनाए रखी। वित्त वर्ष 2024 में वास्तविक संकल्प घरेलू उत्पाद में 8.2% की वृद्धि हुई, जो चार में से 3 तिमाहियों में 8% के आंकड़े को पार कर गई। इस प्रदर्शन को सकल मूल्य संवर्धन GVA 2011-12 के मूल्यों पर 7.2% की वृद्धि तथा अस्थिर मूल्यों पर शुद्ध करों में 19.1% की वृद्धि से गति मिली है। वित्त वर्ष 2024 में वर्तमान मूल्यों पर समग्र GVA में कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी क्रमशः 17.7%, 27.6% और 54.7%। नहीं समझे, मतलब कृषि क्षेत्र का जो है 17.7%, उद्योग क्षेत्र का है जो 27.6% और सेवा क्षेत्र के लिए 54.7%। सकल स्थायी पूंजी निर्माण GFCF विकास के एक महत्वपूर्ण चालक के रूप में उभर रहा है, जो कि वित्त वर्ष 2023 में निजी गैर वित्तीय निगमों से 19.8% बढ़ा है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के बावजूद प्रभावी शासन का प्रशासनिक और मौद्रिक नीतियों के कारण वित्त वर्ष 2024 में घरेलू, अब देखिए घरेलू क्या है जो हम पढ़ते हैं किस तरह से, हाँ, घरेलू मुद्रास्फीति दबाव कम हुई है। वित्त वर्ष 2023 में औसतन 6.7% के बाद वित्त वर्ष 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 5.7% रह गई है। राजकोषीय घाटे में वृद्धि और ऋण के बोझ में वृद्धि के वैश्विक रुझानों के विपरीत भारत राजकोषीय
समेकन की राह पर अग्रसर है। केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2023 में सकल घरेलू उत्पाद को 6.4% घटाकर वित्त वर्ष 2024 में 5.6% हो गई है। जीडीपी वृद्धि निरंतर गति की रही है। देख लीजिए कैसे प्रतिशत के हिसाब से किया है, गिरा है, फिर बढ़ा है, फिर बढ़ा है, फिर गिरा है, फिर बढ़ा है। इस तरह से होते आया है अपना अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है देख ही रहे हैं। वित्त वर्ष 2024 में सकल का राजस्व GTR में 13.4% की वृद्धि होने की अनुमान लगा है, ठीक है, जो 1.4% की 1.4 की कर उछाल को दर्शाता है। और यह वृद्धि वित्त वर्ष 2023 की तुलना में प्रत्यक्ष करों में 15.8% की वृद्धि और अप्रत्यक्ष करों में से 10.6% की वृद्धि से प्रेरित है। वर्तमान मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा किस तरह? निर्यात देखिए 21.9% और निवेश जो है 30.8% और निजी खपत 60.3%। इस तरह से देख लिए क्या है, निजी खर्च खपत तो ही सब है ना, घर कपड़ा मकान जो कहता है वो निजी खर्च मेरा हो गया। निवेश देखिए हथी लगाने में निवेश किया 30.8% और निर्यात में मतलब दूसरा जगह भेजने में कितना किया है तो 21.9%। इस तरह से रहा है। प्रत्यक्ष कर अब GTR का 55% है, जबकि अप्रत्यक्ष कर 45% है। यह बदलाव कराधान में प्रगतिशील में सुधार लाने के सरकार का लक्ष्य के अनुरूप है। अब देखिए चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल में आर्थिक विकास की गति देने के लिए सरकार का पूंजीगत व्यय पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण रहा है। वित्त वर्ष 2024 में पूंजीगत व्यय 9.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो कि साल 28.2% की वृद्धि दर्ज करता है और वित्त वर्ष 2020 के स्तर से 2.8 गुना अधिक है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि RBI की सतर्क निगरानी और त्वरित विनियामक उपायों से बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली को व्यापक आर्थिक या प्रणालीगत झटकों के सामना करने में मदद मिलती है। RBI की जून 2024 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ है। सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति GNP अनुपात मार्च 2024 में 2.8% तक गिर गया है, जो 12 वर्षों में सबसे कम है। बाहरी मोर्चे पर वित्त वर्ष 2024 के दौरान व्यापारिक निर्यात में नरमी जारी रही है, जिसका मुख्य कारण कमजोर वैश्विक मांग और लगातार भू राजनीतिक तनाव है। हालांकि भारत के सेवा निर्यात मजबूत बना हुआ है, साथ ही भारत के व्यापारिक आयात में तेज गिरावट आई है, जिससे वित्त वर्ष 2024 में व्यापार घाटा कम हुआ है। चालू खाता घाटा CAD सकल घरेलू उत्पाद का 0.7% रहा, जो कि वित्त वर्ष 2023 में सकल घरेलू उत्पाद के 2.0% घाटे से कम है। सर्वेक्षण में महामारी के बाद से अखिल भारतीय वार्षिक बेरोजगारी दर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले के लिए में कमी दर्ज की गई है। साथ ही श्रम बल भागीदारी दर और श्रमिक से जनसंख्या अनुपात में वृद्धि हुई है। उल्लेखनीय रूप से महिला श्रम बल भागीदारी दर 2017-2018 में 23.3% से बढ़कर 2022-23 में 37% हो गई है, जिसका मुख्य कारण ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि है। वर्तमान भू राजनीतिक संघर्षों के कारण उत्पन्न बाहरी चुनौतियों और घरेलू क्षेत्र पर उनके प्रभाव के माध्यम में रखते हुए सर्वेक्षण में 2024-25 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.5 से लेके 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। अध्याय 2 क्या है जो पढ़ते हैं? मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता अस्थिरता ही है मूल मंत्र, ठीक है। वित्त मंत्र 2024 में लगातार भू राजनीतिक चुनौती के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन किया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 6.5% की स्थिर नीतिगत रेपो दर बनाए रखी है। रेपो दर कितना बनाए रखी है RBI? तो 6.5%, जिससे आर्थिक विकास के समर्थन देने होते मुद्रास्फीति की अपने लक्ष्य को अनुरूप बनाए रखना सुनिश्चित हुआ है। बैंक ऋण वृद्धि की गति बनी रही है, जिससे सभी क्षेत्रों में व्यापक वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2024 के दौरान कृषि और समृद्ध गतिविधियों के लिए ऋण वृद्धि दोहरे अंकों में रही है, जिसमें कृषि ऋण वित्त वर्ष 2021 में
वित्त वर्ष 21 में 13.3 लाख करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 20.7 लाख करोड़ हो गया है। किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना किसानों की समय पर मुफ्त ऋण उपलब्ध कराने महत्वपूर्ण रही है। 2023 के अंत तक 7.4 करोड़ से अधिक सक्रिय किसान क्रेडिट कार्ड खाते थे। आपातकाल क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ACLGS के तहत 100% ऋण गारंटी के साथ संपार्श्विक मुक्त ऋण के रूप में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों MSME को ऋण वितरण और प्रौद्योगिकी ऋण वृद्धि को बढ़ावा मिला है। NBFC को ऋण वृद्धि में मंदी के बावजूद सेवा क्षेत्र का बैंक ऋण वितरण लचीला बना रहा है। ठीक है, देखो माइक्रो फाइनेंस संस्था MFI वित्तीय समावेश की सुविधा देखिए क्या है, द्वारा वितरित ऋण वृद्धि जो देखिए 2 लाख करोड़ इस तरह से दिखाया गया है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र है। MFI के कुल ग्राहकों में से 98% महिलाएं होती है। MFI में माइक्रो क्रेडिट के तहत 532 लाख से अधिक ग्राहकों तक पहुंच बनाई है, जिन पर कुल 1.8 लाख करोड़ रुपये का ऋण बकाया है। RBI की वित्तीय समावेश में सूचकांक में मार्च 2023 में 60.1 से मार्च 2023 में 64.2 तक वृद्धि भारत की वित्तीय क्षेत्र पर पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता में सुधार का संकेत देती है। सकल और शुद्ध गैर निस्तादित परिसंपत्ति NPA में गिरावट के कारण बैंकों के परिसंपत्ति गुणवत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अनुसूचित वाणिज्य बैंक SCB का सकल गैर निष्पादित अस्तित्व GNPA अनुपात वित्त वर्ष 18 के अपने उच्चतम स्तर 11.2% मार्च 2024 तक 12 वर्ष के निम्नतम स्तर 2.8% पर आ गया है। संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान में दिवाला और दिवालियापन सहित IBC ने 2016 में अपनी स्थापना के बाद से एक प्रभावी भूमिका निभाई है। पिछले 8 वर्ष में मार्च 2024 तक 13.9 लाख करोड़ रुपयों के मूल्य के 31,394 कॉर्पोरेट देनदारों को निपटान किया गया है। वित्तीय समावेश पर महत्वपूर्ण प्रगति करने के बाद अगली बड़ी चुनौती डिजिटल वित्तीय समावेश DFI सुनिश्चित करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने आधार eKYC आधार सक्षम भुगतान प्रणाली UPI भारत की QR डिजिटलीकरण